Assalamualaikum everyone, welcome to World Affairs. I am Sumar Sadat and today we are going to talk about Chapter 11 of Cooperative Societies Act 1925. So let's see this chapter in details. सबसे पहले तो इसका नाम है miscellaneous. इस चैप्टर में वो सारी बातें हैं जो प्रीवियस किसी चैप्टर में ऐड नहीं हो सकती थी, तो इस चैप्टर के अंदर वो सब चीजें दे दी गई हैं. इस चैप्टर के सेक्शन 65 से लेकर 72 में है, लेकिन हम एक जो है सेक्शन को स्किप करेंगे. 71 वो काफी लंबा है, उसका नाम रूल्स है. अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी, अगर आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो नहीं बनाई जाएगी. और वैसे भी वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट जो रूल्स बना सकती है उसके हवाले से डील किया जा रहा है. सेक्शन 65 जो है वो बता रहा है कि अगर गवर्नमेंट जो है उसने सोसाइटी से कुछ पैसे लेने, सोसाइटी या उसके मेंबरान ने उससे कुछ कर्जा लिया और वो पैसे वापस नहीं किए, तो अब गवर्नमेंट जो है उस इलाके में उस टाइम में मौजूद लैंड रेवेन्यू की रिकवरी की लैंड रेवेन्यू के रियर्स की रिकवरी के लिए जो लॉ मौजूद है उसके मुताबिक कार्रवाई करेगी और वो पैसा उस हिसाब से वसूल करेगी. नेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट ने जो पैसा रिकवर करना है सब सेक्शन के अंडर, वो किस तरह रिकवर करेगी. तो पहली चीज है जो सोसाइटी की प्रॉपर्टी है उससे रिकवर किया जाएगा. दूसरा ये है कि अगर कोई सोसाइटी है और उसकी लिमिटेड लायबिलिटी है तो उसके मेंबरान पास्ट या प्रेजेंट मेंबरान की जो लायबिलिटी बनती है, लायबिलिटी की लिमिट बनती है, उसके मुताबिक उनसे वसूल किया जाएगा. और तीसरा, अगर कोई और सोसाइटी है तो उनके मेंबर्स या पास्ट मेंबर से लिया जाएगा. नेक्स्ट में ये बात की जा रही है कि जो लायबिलिटी है पास्ट मेंबर्स की वो जो है सेक्शन 28 प्रोविजन के मुताबिक देखी जाएगी. सेक्शन 28 में जो बातें लिखी है ना वो कुछ इस तरह है कि जो प्रोविडेंट फंड है उसको अटैचमेंट और सेल नहीं किया जा सकता. हाँ, सेक्शन 25 के मुताबिक जो है आप चीजें रिसीव आप जो है वो रिसीव कर सकते हैं मनी. कैसे? और सेक्शन 25 ये बात कर रहा है कि अगर कोई पर्सन है और उसने सोसाइटी के पैसे देने हैं, डेट देना है, तो ये कर सकती है सोसाइटी के उसको जो डिविडेंड प्रोवाइड करना है उसमें से पैसा डिडक्ट करके उसका डेट उतारा जाए. ठीक है, तो ये बात है. नेक्स्ट क्या है 65A. इसका कोई नाम नहीं है, ये आप समझ लो कि पिछले वाले का ही पार्ट है. तो अगर किसी मेंबर ने सोसाइटी को पैसे देने हैं तो फिर अब क्या होगा, और वो पर्सन सोसाइटी की फेवर में कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करता है, तो अब जो एम्प्लॉयर है जिसने उस पर्सन को महीने के एंड पे सैलरी या वेजेस देनी थी, तो वो एम्प्लॉयर एक प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट जो कि रूल्स ने बताई है, रूल्स ने प्रेस्क्राइब की है और एप्लीकेशन में स्पेसिफाइड है, उसके मुताबिक एक अमाउंट डिडक्ट करता रहेगा हर महीने उसकी सैलरी में से, और वो अमाउंट सोसाइटी को दे दिया जाएगा ताकि उसका जो कर्जा है या डिमांड है उस मेंबर का सोसाइटी पर वो उतारा जाए. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, जो मेंबर कर रहा है सोसाइटी का एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसकी सैलरी में से तब तक पैसा डिडक्ट होता जाएगा जब तक कि सोसाइटी का डेट या डिमांड या कोई भी अनपेड रिमेन्स का कोई भी हिस्सा रह जाता है. ठीक है, वो पूरा नहीं होगा, लेकिन डिडक्शन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगी और वो सारा का सारा पैसा सोसाइटी को दिया जाएगा, कोई एम्प्लॉयर अपने पास ही रखेगा. नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है और उसकी नेचर सबसेक्शन 1 के मुताबिक है, उस एग्रीमेंट की नेचर सबसेक्शन 1 के मुताबिक है और ये एग्रीमेंट सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटीज सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1940 के कमेंसमेंट की डेट पर आ रहा है, तो फिर इसमें से डिडक्शन होती रहेगी. ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक. ठीक है, अच्छा, शर्त ये है या ये समझ रहे कि आप इतना पैसा ही डिडक्ट करेंगे जो रूल्स ने बताया है, उससे ज्यादा पैसा आप डिडक्ट नहीं कर सकते. फाइन. अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि ये जो सेक्शन है ना इसके प्रोविजंस अप्लाई नहीं होती किसी भी ऐसे पर्सन पर जो न्यूक्लियर फ्यूल की माइंस में काम कर रहा है, मिनरल ऑयल की माइंस में काम कर रहा है, नेचुरल गैसेस की माइंस में काम कर रहा है. ओके, सेक्शन 65B, 66 एंड 67 एंड 68. तो सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन 65B क्या बता रहा है. ऑफिसर्स ऑफ द सोसाइटीज टू बी पब्लिक सर्वेंट्स. तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 21 का जो मतलब बनता है ना पब्लिक सर्वेंट का, तो सोसाइटी का हर ऑफिसर चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक का ऑफिसर भी हो वो पब्लिक सर्वेंट ही है उस सेक्शन की प्रोविजन के मुताबिक. 66 कह रहा है कि पावर टू एग्जाम सोसाइटीज फ्रॉम कंपटीशन एज टू रजिस्ट्रेशन, यानी कि
अगर कोई भी चीज इस एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा रही तो गवर्नमेंट एक स्पेशल ऑर्डर से किसी भी सोसाइटी को एग्जाम कर सकती है कि आप कोई कंडीशन पूरी ना करें, सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो उनमें से कोई एक पूरी ना करें या कोई दो पूरी ना करें तो कोई बात नहीं, आप तभी रजिस्टर हो जाए। लेकिन हो सकता है वो कोई कंडीशन लगा दे, लगाना चाहे तो लगा दे गवर्नमेंट, नहीं लगाना चाहे तो ना लगाए, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम कर सकती है सोसाइटी को किसी भी रिक्वायरमेंट से। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जो हाउसिंग सोसाइटीज है उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए 100 मेंबरान का होना जरूरी है, लेकिन अगर 100 पूरे नहीं होते, 80 है या 50 है, तो अगर गवर्नमेंट ऑर्डर देगी तो वो 50 मेंबरान के साथ भी रजिस्टर हो सकती है। 67 बता रहा है पावर टू exempt द सोसाइटीज फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। इस एक्ट की किसी भी प्रोविजन से गवर्नमेंट किसी भी सोसाइटी को या क्लास ऑफ द सोसाइटी को एग्जाम कर सकती है वाया स्पेशल और जनरल ऑर्डर जो कि पब्लिश होगा ऑफिशियल गजट में, या फिर डायरेक्ट कर सकती है सर्टेन प्रोविजंस विद सम मॉडिफिकेशंस के ये एक सर्टेन क्लास ऑफ द सोसाइटी पे या सर्टेन सोसाइटी पे अप्लाई होंगे। लेकिन अगर सोसाइटी किसी इस तरह के किसी ऑर्डर से नेगेटिवली इफेक्ट हो रही है, उनको लग रहा है कि हमारे साथ गलत किया जा रहा है, तो उनको अपना केस रिप्रेजेंट करने का एक मौका दिया जाएगा इसकी एप्लीकेशन में। नेक्स्ट क्या है, कंपनीज एक्ट नॉट टू अप्लाई। एक कंपनीज एक्ट है 1913 का, कह रहे कोई भी सोसाइटी अगर इस एक्ट के अंडर रजिस्टर हो जाती है तो उस एक्ट से बरी हो जाती है, उसकी प्रोविजंस उस पर अप्लाई नहीं है। सेक्शन 69 एंड 70 ये कह रहा है कि ब्रांचेस एक्सेट्रा ऑफ द सोसाइटी आउटसाइड द प्रोविंस, मतलब कि एक सोसाइटी है वो रजिस्टर हुई है पंजाब से बाहर, सिंध में हुई है, केपी में हुई है, बलूचिस्तान में हुई है, और बाद में ना उसने अपना प्लेस ऑफ द बिजनेस से शिफ्ट कर लिया पंजाब में, या फिर यहाँ से जो है ना वो काम शुरू कर दिया, तो ब्रांच खोली है, ठीक है। तो इस एक्ट की कमेंसमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर या फिर उस ब्रांच की स्टैब्लिशमेंट या प्लेस ऑफ द बिजनेस के शिफ्ट होने के 6 महीने के अंदर अंदर उसने दो काम करने हैं। उसने पहला ये काम करना है कि रजिस्ट्रार को एक सर्टिफाइड कॉपी देनी है अपने बायलॉज की और उसके अमेंडमेंट्स की, और अगर वो बायलॉज और अमेंडमेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखे हुए तो फिर उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन, सर्टिफाइड ट्रांसलेशन देनी, क्योंकि हमारी सरकारी जबान इंग्लिश है। नेक्स्ट ये करना है कि रिटर्न्स और दूसरी इंफॉर्मेशन जो कि दूसरी सोसाइटीज ने रजिस्ट्रार को सबमिट करवाई है वो सबमिट करवानी है। ऑन रिटर्न्स और इंफॉर्मेशन के अलावा जो उसने अपने प्रोविंस में जहाँ वो रजिस्टर हुआ था उसके रजिस्ट्रार को सबमिट करवाई, उसके अलावा यहाँ पे भी देते हैं। नेक्स्ट क्या है 70 नोटिस नेसेसरी इन सूट्स, यानी कि अगर कोई पर्सन है वो किसी सोसाइटी के अगेंस्ट या उसके अफसरान के अगेंस्ट कोई सूट फाइल करना चाहता है जो कि उन्होंने मतलब उनके किसी भी काम को डील करा है, जो कि उन्होंने सोसाइटी के काम मतलब बिजनेस को करते हुए किया था, सोसाइटी के काम को करते हुए कोई एक्शन लिया था, तो पर्सन जो है उस पर्सन के उस ऑफिसर के अगेंस्ट सू करना चाह रहा है, सोसाइटी के अगेंस्ट सू करना चाह रहा है, तो फिर वो नहीं कर सकता जब तक कि वो 2 महीने पहले रजिस्ट्रार को राइटिंग में एक नोटिस ना डिलीवर कर दे या वहां ना दे, ठीक है। उस नोटिस के ऊपर कॉज ऑफ द एक्शन लिखा जाएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दी जाएगी, वो पर्सन अपना नाम देगा, बताएगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है, और रिलीफ क्या चाह रहा है वो पर्सन, उसकी क्या डिमांड्स हैं वो भी लिख देगा इस नोटिस में, ठीक है। और ये भी एंड पे लिखा जाएगा, एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी इस प्लेन के एंड पे कि मैंने इस मतलब जो भी पर्सन है जो सू करना चाह रहा है ये नोटिस डिलीवर करवा दिया था या छोड़ आया था रजिस्ट्रार के ऑफिस में। 70 एंड 70 बी 78 डील कर रहा है बार जुरिस्डिक्शन, यानी कि अगर कोई भी ऐसा काम जो उस टाइम पे मौजूद किसी लॉ के अगेंस्ट ना हो, ठीक है, तो इस एक्ट के मुताबिक किया जा सकता है, मतलब ये चीजें की जा सकती है। 3 क्लॉजेस हैं। एक क्लॉज कहता है कि अगर इस एक्ट इसके अंडर बनाए गए रूल्स और बायलॉज के मुताबिक कोऑपरेटिव सेक्रेटरी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार या उसके नॉमिनीज, आर्बिट्रेटर, लिक्विडेटर, सोसाइटी, फाइनेंसिंग बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या किसी पर्सन ने करना है, ठीक है। इस एक्ट ने उनको एम्पावर किया है कि ये आपने मसला हल करना है, इसके ऊपर आपने फैसला देना है, या कोई जुरिस्डिक्शन आई या आपने एंटरटेन करना है, तो कोई कोर्ट या इस तरह की कोई अथॉरिटी वो केस नहीं उठा सकती, उस पर फैसला नहीं दे सकती। नेक्स्ट अगेन सब क्लॉज क्लॉज ए में जो पर्सन मौजूद है ना, अगर अपना वो कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, इस एक्ट के मुताबिक, इसके रूल्स के मुताबिक या बाय लॉज के मुताबिक जो बनाए गए हैं,
काम कर रहे हैं तो फिर कोई कोर्ट या अथॉरिटी उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकती कि आपने क्यों किया, उनको नहीं बुला सकती। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग इस एक्ट के मुताबिक, उसके अंदर बनाए गए रूल्स के मुताबिक या बायलॉज के मुताबिक क्लॉज ए में मौजूद अशखास देख रही हैं, तो कोई कोर्ट या अथॉरिटी उस पर इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती या उसके अगेंस्ट कोई फैसला या उसके हक में कोई फैसला नहीं दे सकती, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पर्सन देख रहा है। नेक्स्ट ये है कि ये जो सबसेक्शन 1 है, इसकी प्रोविजंस एप्लीकेबल होती है तमाम प्रोसीडिंग्स पे, अपील्स पे, रिविजन्स पे जो कि पेंडिंग है एडजुडिकेशन के लिए, डिस्पोजल के लिए कोर्ट के सामने, ठीक है, किसी और अथॉरिटी के सामने, उस डेट पर जिस डेट को कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1966 फोर्स में आ गया, ठीक है, तो फिर तमाम चीजों के फैसले कौन करेगा? क्लॉज ए में जो लोग मौजूद है वो करेंगे। फाइन। और अगर कोई प्रोसीडिंग में कोई फैसला आ भी जाता है उस डेट पर जब ये ऑर्डिनेंस आया है या उस डेट के बाद, तो फिर वो फैसला नहीं माना जाएगा, वो खत्म हो जाएगा फैसला। 70B कह रहा है कि अगर रजिस्ट्रार है या उसकी तरफ से ऑथराइज ऑफिसर है इस एक्ट के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो फिर तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग पुलिस से हेल्प ले सकती हैं और वो हेल्प देने के जिम्मेदार हैं, नेसेसरी असिस्टेंस देने के जिम्मेदार हैं। 71 क्योंकि हम नहीं कर रहे, 72 पे आ गए हम, रिपील एंड सेविंग्स। तो सबसे पहले बताया जा रहा है सबसेक्शन 1 में कि कौन कौन से एक्ट रिपील हो रहे हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 रिपील हो रहा है, बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 रिपील हो रहा है जो कि कराची डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई था, एप्लीकेबल था उस वक्त। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी सोसाइटी अगर 1904 कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1904 या 12 के मुताबिक रजिस्टर्ड थी तो वो अब इस एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड होगी, और अगर उसके बाय लॉज इस एक्ट के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, तो वो अपने बाय लॉज के मुताबिक काम करती रहेगी अनटिल और अनलेस वो खुद से उनको ऑल्टर, चेंज या अमेंड ना करे। और अगर कोई बाय लॉज अगेंस्ट है तो फिर उन बाय लॉज को चेंज किया जाएगा, इस एक्ट के मुताबिक बनाया जाएगा। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि तमाम रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस और ऑर्डर्स जो कि आए हैं और नाफिज हो गए हैं उस वक्त जब सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑर्डिनेंस 1965 आया है, ठीक है, तो वो एक्सटेंड और अप्लाई होंगे जितनी दूर तक जितनी तौसीक की जा सकती है उसकी उतनी तौसीक की जाएगी, ठीक है, उन रेगुलेशन की, नोटिफिकेशन की। हाँ, अगर अगर उस इलाके में जहाँ ये सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटीज और जो ऑर्डिनेंस 1965 इस एक्ट को लेकर जा रहा है, ठीक है, वहां तक जिसकी तौसीक हो रही है, उस इलाके में अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मौजूद है जो इन ऑर्डर्स, रेगुलेशंस, रूल्स को ऑल्टर, अमेंड या रिसेंड कर सकता है तो फिर उनको कर दिया जाएगा। नेक्स्ट में बताया जा रहा है कि जो रिपील्ड एक्ट्स है ना, जो हमने सबसेक्शन 1 में पढ़े उनको रिपील्ड एक्ट्स कहा जाएगा, वो ये 5 काम नहीं कर सकते। अब 5 काम क्या है? अगर उनके रिपील होने से पहले कोई काम, कोई चीज लागू नहीं हुई थी या कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तो वो उस पर रिवाइव नहीं कर सकते। अगर कोई भी काम हो चुका इन एक्ट के रिपील होने से पहले और इस नए एक्ट के आने से पहले, कोई काम जो हो चुका, प्रीवियस सेक्शन जो हो चुके हैं उनको इफेक्ट नहीं किया जाए, ठीक है, जो हो चुका वो हो चुका, अब आगे की देखेंगे। फाइन। कोई राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन जो के या मतलब लाइबिलिटी है जो पिछले एक्ट में दी थी, एक्वायर्ड हुई थी पिछले एक्ट के मुताबिक या अकर्ड हुई थी, अनकर्ड हुई थी, उनको भी चेंज नहीं किया जाएगा, वो ऐसे ही एग्जिस्ट करती रहेगी। कोई पेनल्टी, फॉर फीचर, पनिशमेंट दी गई थी जो है रिपील्ड एक्ट के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट करने की वजह से, तो वो भी वैसे ही रहेगी। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लीगल प्रोसीडिंग चल रही है या फिर कोई रेमेडी चल रही है इस टाइम पे, ठीक है, किसी राइट को लेके, प्रिविलेज को लेके, ऑब्लिगेशन को लेके, लाइबिलिटी, पेनल्टी, किसी भी चीज को लेके चल रही है तो वो वैसे ही चलती रहेगी उन एक्ट के मुताबिक जैसे कि ये नया एक्ट आया ही नहीं है और वो रिपील हुए ही नहीं। फाइन। नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई पर्सन सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटीज
वेस्ट पाकिस्तान अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1965 के आने से पहले, ठीक है, बिल्कुल पहले अपॉइंट हुआ है, ठीक है, और प्रीवियस एक्ट के मुताबिक वो रजिस्ट्रार, लिक्विडेटर या रजिस्ट्रार नॉमिनी या किसी और अथॉरिटी पे अपॉइंट हुआ है, तो वो अपना काम जारी रखेगा। इस एक्ट के मुताबिक उसको वही इख्तियार दिए जाएंगे जो इस एक्ट में उस पोस्ट के मौजूद हैं, ठीक है, तब तक जब तक कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको हटा नहीं देती। नेक्स्ट क्या है 72A, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेफरेंसेस टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 इन इलेक्शन। यानी कि थोड़ा सा ट्रिकी ज़्यादा आसान करके बताऊंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के मुताबिक जो रेफरेंसेस लेकर कोई इनेक्टमेंट की गई है, कोई कानून बनाए गए हैं किसी भी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने, और वो इस टाइम पे पंजाब के प्रोविंस में चल रहे हैं, तो पंजाब को एक एप्लीकेशन दी जाएगी और इसमें कहा जाएगा वो तमाम इनेक्टमेंट्स जो कि 1912 के मुताबिक हुई थी, अब उनको रीड और कॉन्स्टिट्यूट किया जाए तमाम रेफरेंसेस को इस एक्ट के मुताबिक, ठीक है, मतलब कि उस जो इनेक्टमेंट्स हुई हैं उनको रीड और मतलब पढ़ा और समझा जाए इस एक्ट की रेफरेंसेस के मुताबिक जो 1925 है, ठीक है। और अगर कोई भी काम हुआ है उस एक्ट की रेफरेंसेस के मुताबिक, यानी कि 1912 जो एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, उसके मुताबिक अगर कोई काम हुआ है, उसकी रेफरेंसेस के मुताबिक अगर कोई काम हुआ है, तो उसको ऐसे ही समझा जाएगा जैसे कि वो इस एक्ट की रेफरेंसेस के मुताबिक हुआ है, और कोई भी प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड नहीं समझा जाएगा इस बेसिस पे कि वो इस एक्ट को रेफर नहीं करे, क्योंकि जो भी चीज 1912 के एक्ट को रेफर कर रही होंगी वो इस एक्ट को भी रेफर कर रही होंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आज का लेक्चर था, आई होप कि आपको समझ आया होगा। आपकी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं हमारे पेज पे या फिर कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग और कीप शेयरिंग माय वीडियोस एंड कीप लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।